अरे कब ऐड होंगे, कब कनेक्ट होंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या रे बच्चों। अरे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे भाई, 5 मिनट हो गए। हेलो हेलो हेलो। हेलो। अरे भाई जल्दी से आओ। अरे राम, जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कोई कनेक्ट नहीं हुए क्या रे अभी तक यार। राम राम, इसका मतलब कनेक्ट हो गए। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम। ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, वंस अगेन वेलकम। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सब ठीक है बच्चों। थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लग गया आज है। हर हर महादेव, जय श्री राम। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो लास्ट क्लास में, आइए आइए आइए। हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या है यार, नमो श्री नरसिम्हा नमः। ठीक है, ओके ओके। हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे। 1 मिनट यार, मोबाइल जेब में से निकाल के रख दूं साइलेंट मोड पे, ताकि क्लास में दिक्कत ना आए। 1 मिनट बच्चों, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। पिछली क्लास में हम जो बेटा पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस। हेलो हेलो, TCl। एक बात बताओ बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 नहीं पढ़ा था क्या रे बच्चों? हैं? क्यों रे बच्चों? लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कवर किया था कि नहीं किया था? बताओ रे। जय जयेंद्र सर 1 मिनट पहले कमेंट किया था, अब देखा आपने। हाँ भाई, लेट तुम्हारे मेरे बीच में कुछ सेकंड का फर्क रहता है। ठीक है, बताओ रे मेरे बच्चों, बताओ मेरे बच्चों। क्यों पहले होमवर्क डिस्कस नहीं होगा? क्यों, तू डिसाइड करेगा कि मैं डिसाइड करूंगा इसको? ये कौन लड़का है आरिफ अंसारी? क्यों भाई, तू मेरा गुरु है क्या? तू डिसाइड करेगा कि मैं डिसाइड करूंगा पहले क्या होगा क्लास के अंदर? नहीं। एक बच्चा लिख रहा है क्यों होमवर्क पहले डिसाइड नहीं होगा। नहीं करता मैं, चल। ठीक है ना। ओके, पहले ये बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 हो गया। ठीक है। सर पढ़ाया था डाइल्यूट भी हो गया और कंसंट्रेट भी हो गया। ओके, डाइल्यूट और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl भी मैंने पढ़ा दिया था, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl भी मैंने कवर कर लिया था। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू निमिष। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुनिए सर, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा एक तो होमवर्क दिया था मेरे बच्चों मैंने, एक्सरसाइज नंबर 2 में 1 से 14, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस था वो चल रहा था। अब हम उसको दी एंड की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, आरिफ अंसारी नहीं सर, गलती से क्यों लिखा गया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं है ना, आज डिस्कस भी करेंगे होमवर्क, घबराए नहीं, है ना। ओके चलो ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, माफ किया। अब देखो मेरे बच्चों, एग्जाम में जब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। एक बात ध्यान रखें मेरे बच्चों, एग्जाम में जब भी इलेक्ट्रोड का जिक्र न हो तो वो इलेक्ट्रोड इनर्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और अगर एग्जाम में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखे हैं तो वो बहुत चिंता का विषय होता है। चिंता का मतलब होता है वो सोचने समझने का विषय होता है कि अब मुझे आंसर और केयरफुली देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसमें ध्यान रखें मेरे बच्चों, एग्जाम में ये दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं। एक है नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव बोल दीजिए बेटा, और इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल दीजिए, जो आपको वर्ड ठीक लगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जनरली ये प्लेटिनम के दिए जाते हैं,
ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं कर गए। तो ये जनरली हमारे पीटी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और एग्जाम में अगर आपको रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखे हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यहां लिख देता हूं मैं, नो पार्टिसिपेशन इन सेल रिएक्शन, ठीक है। और इनका पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। पार्टिसिपेशन इन सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब बेटा एग्जाम में जिंक का इलेक्ट्रोड दे रखा है, आयरन का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है, सिल्वर का दे रखा है, इस तरह के अगर इलेक्ट्रोड दे रखे हैं तो आपको एग्जाम नोट देगा, डोंट वरी। तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जिंक का इलेक्ट्रोड दिया तो Zn Zn2+ में जा सकता है, Cu का दिया Cu2+ में जा सकता है, Ag+ में जा सकता है, ठीक है, ओके। तो आपके पास नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एग्जाम में फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में ऐसे बोलता हूं मैं, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोड्स का जिक्र नहीं है, इट्स मीन इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब दिया ही नहीं है तो आप कैसे मान लोगे, ठीक है ना। तो उनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जनरली प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। और जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, निकल का, कैडमियम का, या जो भी लेड का, किसी का भी दे रखा है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मेरे बच्चों, एक बड़ा अच्छा केस है, फेमस केस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। आप चाहें तो 1m ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। 1m CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। इनफैक्ट आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। लेकिन आगे क्या लिख रहा हूं बेटा, देखना, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब देखो सर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1m CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, 1m सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट भी दिया होगा तो भी चल जाएगा, डाइल्यूट भी दे रखा हो कॉपर सल्फेट का, मान लो 0.1 0.2m तो भी चलेगा। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इसका मतलब क्या है, आपके पास कॉपर के इलेक्ट्रोड रहेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। डायग्राम अपन बना सकते हैं। पहले देखो, अब ये दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, ये बात, आपने बैटरी लगा दी मेरे बच्चों, प्लस माइनस, डायग्राम में मजा नहीं आया, दूसरे उस पे बनाते हैं, ठीक है। ये आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया मेरे बच्चों, इसके अंदर ठीक है, ये आपके पास CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया बच्चों।
अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है। पूरा कलर करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये बैटरी लगा दी बेटा आपने, ठीक है। बैटरी के इस टर्मिनल से जैसा हम बात करते आए हैं, इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, इधर से पुल होंगे, तो ये आपका पॉजिटिव एनोड हो गया, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया, ठीक। और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का मतलब होता है मेरे बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ भी है, सल्फेट आयन भी है, Cu2+ जगह जगह है, सल्फेट आयन भी जगह जगह, पूरे सॉल्यूशन में Cu2+ सल्फेट आयन, ठीक है। अब देखो एनोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है मेरे बच्चों, एनोड, एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर जो रिएक्शन पॉसिबल है उसमें एक तो ये है कि कॉपर सल्फेट लिया है, तो मेरे बच्चों जो सल्फेट आयन है ये परऑक्सी डाई सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो, इसका ई नॉट बहुत ज्यादा नेगेटिव, -2 पॉइंट ऑलमोस्ट 0.1 वोल्ट, जैसा लास्ट क्लास में बोला था मैंने। उसके अलावा वाटर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, 4H+ आयन प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट ओपी -1.23 वोल्ट। लेकिन अब क्या खास बात है बेटा, कॉपर के इलेक्ट्रोड अगर होंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपर का ई नॉट भी दे रखा होगा आपको एग्जाम में, तो Cu कन्वर्टिंग इनटू Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मेरे बच्चों -0.34 वोल्ट, क्या है, -0.34 वोल्ट। कैथोड पर जो रिएक्शन पॉसिबल है मेरे बच्चों, कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ओके। मैंने जैसा सिखाया था लास्ट क्लास में, क्या H+ आयन का सोर्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, आप बोलोगे नो सर वाटर है, तो वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन लिखें, ठीक है। और साथ में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu2+ भरा हुआ है, तो एक तो वाटर का ऑक्सीडेशन लिखो, 2H सॉरी रिडक्शन, +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ई नॉट आरपी ऑलमोस्ट -0.83 वोल्ट, साथ में सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाता है मेरे बच्चों, इसका ई नॉट आरपी है 0.34 वोल्ट। तो जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था उसके हिसाब से, इंटरेस्टिंग बात क्या है मेरे बच्चों, कि जो सेल रिएक्शन आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप बोलो क्या रिएक्शन आ रही है, इन तीनों में ई नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन होनी चाहिए, जो आप सामने देख रहे हैं इसका कंपटीशन दूर दूर तक किसी से नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर क्या, देखो ये रिएक्शन एनोड पर होना चाहिए, ये तो -0.3 वोल्ट है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इधर देखोगे बच्चों तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव एसआरपी जा रहा है, जिसका पॉजिटिव एसआरपी मतलब उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, जिसका एसओपी जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा मतलब वो रिएक्शन उतना इजीली होगी, ऐसा लास्ट क्लास में भी बोला था। तो इन दोनों रिएक्शन, ये दो रिएक्शन होंगी एनोड पर ही और कैथोड पर ही। इसका मतलब हो क्या रहा है, सामने देखो मेरे बच्चों, हो ये रहा है कि सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन के बाद सॉल्यूशन में Cu2+ आते जा रहे हैं मेरे बच्चों, पूरे सॉल्यूशन में Cu2+ आते जाएंगे, सेम टाइम सॉल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+ इसके ऊपर रिड्यूस होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। और आपका जो एनोड है इसकी हेल्थ गिरने लग जाएगी मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें से जगह जगह से सीयू आपका ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, तो इसकी हेल्थ गिरने लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोड आपका पतला होता जाएगा, कैथोड की हेल्थ बनती जाएगी, क्योंकि उस पर कॉपर का Cu2+ का डिपोजिशन हो रहा है, Cu की फॉर्म में रिडक्शन हो रहा है मेरे बच्चों। तो कॉपर सॉलिड इधर जमा हो रहा है, इधर से कॉपर कम हो रहा है, उधर ट्रांसफर हो रहा है। इजी लैंग्वेज में ये कॉपर ट्रांसफर की रिएक्शन हुई। तो इसको हम लिखते कैसे हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, CuS ऐड करोगे कन्वर्टिंग इनटू CuS, ई नॉट सेल भी जीरो आएगा, क्योंकि नेट रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस रिएक्शन को सिंपल आप वोल्टेज देकर सिंपल बैटरी से रिएक्शन को परफॉर्म करवा लो, कोई इसको बहुत ज्यादा एक्सेस में वोल्टेज की जरूरत नहीं है। सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन लिखा है मेरे बच्चों हमने, इसका मतलब ये हो रहा है कि सर ये ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोड का ट्रांसफर, या ऐसे बोलना चाहिए इलेक्ट्रोड नहीं, ट्रांसफर ऑफ कॉपर, ट्रांसफर ऑफ Cu फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये आपका कॉपर का ट्रांसफर हो गया मेरे बच्चों एनोड से कैथोड की तरफ। तो जितना Cu2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाएगा, उतना Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो उससे एक इंटरेस्टिंग बात क्या रहेगी कि आपके एनोड का वेट कम होता जाएगा, कैथोड का वेट बढ़ता जाएगा, और साथ में ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, जितना Cu सॉल्यूशन में Cu2+ की फॉर्म में आ रहा है, उतना ही Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आराम से लिख लीजिए। तो इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई सर, कि कॉपर का इलेक्ट्रोड लेने से बिल्कुल मामला ही चेंज हो गया सर। और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या आगे आ जाएगा मेटलर्जी वगैरह में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, बता रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले। उसके अलावा ये भी लिख लो मेरे बच्चों, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन है मेरे बच्चों, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, concentration of electrolyte remains constant, remains constant during electrolysis, during electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरेशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो लिख लीजिए। नहीं, एक बच्चा बोल रहा है बैटरी हटा दूं तो क्या रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वोल्टेज देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। सॉल्यूशन में कॉपर कैसे ऑक्सीडाइज होगा, अकल तो लगाया कर रहे मेरे प्यारे बच्चे थोड़ी सी तो यार। Cu को ऑक्सीडाइज होने कुछ तो वोल्टेज देगा भाई, Cu2+ रिड्यूस होगा, कुछ तो वोल्टेज चाहिए। ई नॉट जीरो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि थियोरेटिकली कॉपर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है बस, और थ्योरेटिकली इसका ई नॉट सेल जीरो आने का मतलब हो रहा है कि इसमें सर नेट केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर वही Cu2+ कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। तो कम वोल्ट की बैटरी से भी इसमें काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया सर। अब आपने जो कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक में नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लीजिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस तो करें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है मेरे बच्चों, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है। हम जो ओर वगैरह से जो कॉपर कलेक्ट करते हैं उसमें कॉपर के अंदर इंप्योरिटी भी होती है। वो इंप्योरिटी जब होगी तो उसको हम एनोड पे लगा देते हैं, ठीक है, इम्प्योर इलेक्ट्रोड को। तो उसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। ये लिख लिया आपने, सबने लिख लिया होगा, ये भी लिख लो बेटा, अच्छा है एग्जाम में कभी पूछें तो याद होना चाहिए। अब देखो, इफ एनोड ऑफ Cu is impure,
ठीक है ना, या ऐसे लिख दूं, और ये क्या हो गया, मान लीजिए हम कॉपर को एज ए एनोड यूज कर रहे हैं, इम्प्योर सी यूज्ड एज एनोड कंटेन्स Zn, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एज इम्प्योरिटीज, एज इम्प्योरिटीज, है ना। तो ये सीखने के लिए अच्छा है, एग्जाम में कभी आया नहीं है बट नॉलेज के हिसाब से बताता हूं, बड़ा अच्छा है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो एनोड है वो एनोड इस बार इम्प्योर है, ठीक है। ये जब इम्प्योर होता है तो होता क्या बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जब आप पढ़ोगे, है ना। वो यार ये तो पूरा ही मिट गया, चलो कोई नहीं। अब देखो ये आपके पास मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का कैथोड है, बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो एनोड है उसमें कुछ इंप्योरिटी है, बहुत बढ़िया। बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, वो भी कनेक्ट कर दिया, ओके फाइन। इसमें आप कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन वगैरह ले लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, जो आपको ठीक लगे, ये आपकी चॉइस हो सकती है। मान लो आपने CuSO4 का ही सॉल्यूशन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डाइल्यूट लेना चाहो डाइल्यूट ले लो। अब इसमें क्या है बेटा, कुछ इंप्योरिटीज हैं। तो इंप्योरिटीज में क्या हो रहा है, इसमें कुछ जैसे मान लो इसमें जिंक के पार्टिकल हैं, ठीक है, इसमें कुछ जिंक के पार्टिकल होंगे, इसमें कुछ आयरन के पार्टिकल हैं, ठीक है सर, तो इसमें कुछ आयरन के पार्टिकल भी होंगे, ठीक है, और उसके अलावा इसमें कुछ सिल्वर गोल्ड के पार्टिकल भी हैं, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें इंप्योरिटी की फॉर्म में कुछ पार्टिकल और भी प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है इसके अंदर, ये वही आपका एनोड और ये आपका कैथोड, ये तो कॉपर का ही है, ये इम्प्योर एनोड, ये क्या है, इम्प्योर, इम्प्योर एनोड है आपका, ठीक है, इम्प्योर Cu, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, आराम सुनिएगा कि इसमें जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज होने का नेचर कॉपर से ज्यादा है वो मेरे बच्चों पहले ऑक्सीडाइज होता है। जिसका ऑक्सीडाइज होने का नेचर कॉपर से डाउन है, मतलब जिसका एसओपी कॉपर से डाउन है, कम है, वो बाद में ऑक्सीडाइज होगा। तो जैसे अगर इसमें जिंक या आयरन की, मैंने ऐसे हाइपोथेटिकली मान लिया है कि इसमें सब इंप्योरिटीज हैं, जरूरी नहीं कि गोल्ड हो उसमें, सिल्वर हो, मैंने मान लिया है, ठीक है। और में जनरली सिल्वर मिल जाता है, गोल्ड तो बड़ा मुश्किल होता है, पर हो तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत आ रही है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें Zn जो है इसका एसओपी सबसे ज्यादा है, तो इसके पार्टिकल ऑक्सीडाइज होते हैं सर, ये भी ठीक है। इसके बाद आयरन का आएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी Fe2++2 इलेक्ट्रॉन में जाता है। साथ में इसके बाद नंबर आएगा आपके कॉपर का, फिर जाएगा कॉपर Cu2++2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहां से क्या होता है मेरे बच्चों कि आपके पास Zn2+ पहले आ जाता है, थोड़ा बहुत जो आपके पास Fe2+ होगा वो भी आ जाएगा। मेजरली इसमें से आपका जो आएगा उसका नाम है Cu2+। क्या नाम है बेटा, Cu2+। तो सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है जिनका एसओपी ज्यादा है। अब आपने जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जिनका एसओपी ज्यादा है वो पहले ऑक्सीडाइज हो गए। अब साथ में समझना है, ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, इसके चारों तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है,
तो पार्टिकल यहां से भी निकल रहे हैं, यहां से भी निकल रहे बेटा, यहां से निकल रहे हैं, यहां से भी निकल रहे हैं। जिंक निकल गया, आयरन निकल। अब कॉपर जब निकलना शुरू होगा तो यार कॉपर तो बेटा बहुत ज्यादा होता है, मान लो 90, 93, 95, 98% कॉपर है। तो कॉपर से जिनका एसओपी कम होगा उनका तो ऑक्सीडाइज होने का नंबर ही नहीं आएगा। अब इसको फील करो कि इस सरफेस पर मान लो सिल्वर का कोई पार्टिकल लगा हुआ है, उसके आसपास का जो कॉपर ही हट गया तो सिल्वर कैसे इस पर अटैच रह जाएगा। ये सिल्वर या जो गोल्ड हैं, ये आपके, ये सिल्वर या जो गोल्ड की अपन बात कर रहे हैं बेटा, ये आपके है ना, ये पार्टिकल जो है सिल्वर और गोल्ड के, ये आपके बॉटम में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। किसके? सिल्वर या गोल्ड के पार्टिकल ये गिरेंगे नीचे। तो यहां पर ये आपके एज ए एनोड मड, इसमें देखो यहां ये पार्टिकल गिरना, जैसे सिल्वर का पार्टिकल है ये नीचे गिर जाएगा, ये यहां से भी गिर जाएगा, यहां से भी गिर जाएगा, यहां से भी, सब जगह से ये पार्टिकल गिर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम एनोड मड। एनोड मड कंटेन्स गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हमारे इम्प्योर कॉपर में मान लो सिल्वर या गोल्ड हो तो आप यही जॉब ले लीजिए कि सर मैं तो केवल इस सेल के अंदर जो आप पढ़ा रहे हैं या जहां इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेशन होती है कि सर मेरा काम केवल एनोड मड की सफाई करने का होगा। मैं यहां पर सफाई करना पसंद करूंगा एनोड मड की, क्योंकि इस एनोड मड में जो है वो है सिल्वर और गोल्ड के पार्टिकल। और गोल्ड का रेट तुम आजकल जानते हो क्या हो रहा है, राइट? 100 ग्राम जो सोना है वो आपका लगभग 10 लाख और 5,000 रुपए का हो चुका है, राइट? 10 ग्राम सोना लगभग इस समय 1 लाख रुपए का है, 1 लाख से भी ज्यादा का हो गया, 1,05,000 का। तो वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? तो ये जो एनोड मड है इसमें सिल्वर और गोल्ड होंगे, तो ये रिएक्शंस होती हैं। कॉपर के सरफेस के आसपास जो भी सिल्वर गोल्ड के पार्टिकल है बेचारे, उनका ऑक्सीडेशन का नंबर ही नहीं आएगा। तुम सोचो तुम एक पोल पे लटक रहे हो, ठीक है, और उस पोल में मेनली कॉपर है, वो गायब होगा, तुम्हारा क्या होगा? तुम नीचे आओगे, इसमें सोचना क्या, गिरोगे ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिल्वर गोल्ड के पार्टिकल का तो ऑक्सीडाइज होने का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर गोल्ड तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में। तो इससे क्या होगा कि आपके पास यहां पर एनोड मड बन जाएगी, और सॉल्यूशन में जैसे मैंने बोला Cu2+ है तो वो तो डिपॉजिट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। या कॉपर इधर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, इसकी टेंशन नहीं है अपने को, इसकी तो हेल्थ बढ़ जाएगी। तो कैथोड पर तो आपका डिपोजिशन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कैथोड अगर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चला जाएगा, ये लीजिए, कैथोड पे दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, इसका एक डबल एडवांटेज है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इजी लैंग्वेज में प्यूरिफिकेशन हो रहा है बेटा। किसका हो रहा है? इम्प्योर कॉपर का। और राइट साइड में आपके पास प्योर कॉपर बढ़ता जा रहा है, तो आपकी कॉपर का रिफाइनिंग भी हो गया और आपको वैल्यूएबल एनोड मड भी मिल गया। उसमें आपको सिल्वर गोल्ड के जो पार्टिकल हैं वो भी ले लो, सेल कर दो, उनको बेच दो, बाइक वाइक ले लो, कार ले लो, ठीक है। यस सर, याद आया, 10th क्लास में पढ़ा था, इंप्योरिटी सेटल डाउन हो जाती हैं एनोड के नीचे, कॉल्ड एनोड मड। यस 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 सर, जब एनोड खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब बाद में आप इलेक्ट्रोड चेंज तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रोड खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सुनो मेरे बच्चों, तो ऐसे करके आपके पास कैथोड पर तो प्योर कॉपर का हो रहा है। तुमने कभी जीवन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है बच्चों? क्या आप लोगों ने कभी जीवन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अगर नाम सुना होगा तो क्या करते हैं हम, कई बार वैल्यूएबल मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। जिस भी सब्सटेंस की कोटिंग करना हो, सब्सटेंस टू बी कोटेड शुड बी प्रेजेंट एज एनोड और दैट्स आयन मस्ट बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मान लो बच्चों तुमको गोल्ड की कोटिंग करनी है, सर फिजिकल की शीट नहीं मिलती। अरे बेवकूफ हो क्या मनीष, फिजिकल केमिस्ट्री की शीट सबसे पहले डाल दी गई थी आपके ऐप पर, सबसे पहले फिजिकल के सारे टॉपिक की शीट डली हुई है। बेवकूफ कहेगा, फिजिकल की शीट नहीं मिलती।
ठीक है। हाँ, तो अगर आपको सिल्वर के ऊपर ढूंढा करो, अपनी चीज ऐसे कमेंट मत करा करें बेवकूफों की तरह, सर फिजिकल की शीट नहीं मिलती। बेवकूफ। फिर होमवर्क डिस्कस कैसे होता है अगर फिजिकल की शीट नहीं मिलती है तो? क्यों रे मनीष कुमार, फिर होमवर्क डिस्कस कैसे होता है, बच्चे कैसे करके लाते हैं? तो यू बोल तेरे को देखनी नहीं आती ऐप पे, ऐप पे ढूंढो बेटा मिल जाएगी, ठीक है ना। बच्चों इसकी हेल्प करना मनीष कुमार की, ये बोल रहा है फिजिकल की शीट ही नहीं मिलती। तुम लोग आइडिया लगाते हो बस क्वेश्चन कौन कौन से होंगे हैं? कमाल है भाई, कमाल है। अरे ऐसे बोलो सर मुझे फिजिकल की शीट नहीं मिल रही है, तो बात अलग है ऐप पर, सर फिजिकल की शीट नहीं मिलती, कुछ भी कुछ भी है। चलो, तो हम मेरे बच्चों जब जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। यस सर, वाह। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे मामा जी ने आईफोन पर गोल्ड प्लेटिंग करवाई है। ठीक है, तो समझा देते हैं। देखो, जिस सब्सटेंस वो तो खैर बाय हैंड करते हैं, वो तो अलग बात है, बट इलेक्ट्रो प्लेटिंग के कॉन्सेप्ट से अगर समझें तो सुनना, जिस सब्सटेंस की कोटिंग करना चाहते हो, मान लो आप गोल्ड की कोटिंग करना चाहते हो, तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लो, या गोल्ड का आयन सॉल्यूशन में जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड के आयन को ही रिड्यूस होकर गोल्ड में कन्वर्ट होकर कैथोड पर जमा होना होता है, डिपॉजिट होना होता है। तो दोबारा सुनो, जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है, मान लो आपको सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग करनी है, तो सिल्वर आपका कैथोड पर होना चाहिए। तो आपको अगर गोल्ड कोटिंग करनी है, ठीक है, क्या करनी है? गोल्ड की कोटिंग करनी है। तो गोल्ड कोटिंग अगर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली गोल्ड कोटिंग ऑन सिल्वर ऑन एजी प्लेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एजी जो है प्लेट है, वो आपको कैथोड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? कैथोड। कि सिल्वर की जो प्लेट है उसको आपको कैथोड लेना पड़ेगा, ओके। और एनोड गोल्ड का लीजिए, या आपको आयन लेने पड़ेंगे और Au3+ आयन वगैरह लेने पड़ेंगे, आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो या तो Au का आप एनोड लो या गोल्ड के आयन लो। तो जिस सब्सटेंस की हम कोटिंग करना चाहते हैं उसको एनोड बनाएं या उसके आयन को सॉल्यूशन में डालें पहले से, क्योंकि उसी का रिडक्शन होना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आयन किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए, गोल्ड का आयन तो चाहिए। और जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है उसको हमेशा कैथोड बनाएं, क्योंकि कैथोड पर सब्सटेंस आकर डिपॉजिट होता है। कैथोड पर कोई सब्सटेंस आकर क्या होता है? डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम करते हैं तो जिस भी सब्सटेंस के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं उसको कैथोड बनाएं, ठीक है, ये बात हो जाएगी। ओके, चलिए। तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है ना। कहां से पढ़कर आ गया, जब से जान खाया जा रहा है सर सैक्रिफिशियल एनोड कहते हैं इसको। नहीं, सैक्रिफिशियल एनोड अलग चीज होती है, बड़ा वो बाद में पढ़ाएंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे, तो अलग से बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो कहाँ गया ये? वो भग गया दिखता है वो छोरा मनीष। अरे बच्चे, तेरे लिए बच्चे लिख रहे हैं, नोट सेक्शन में मिलेगी शीट, समझे? ओके, चलो हो गया मेरे बच्चों। वाह वाह वाह। अर्णव चौहान बोल रहा है सर बुक बुक गिव अवे करो। कर दिया बेटा, एक बार पहले कर दिया है ना, और वैसे भी भगवान की दया से बुक बहुत चलती है, तो मुझे ज्यादा गिव अवे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है ना, है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है भगवान की दया से, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहा है। तो फिर भी बेटा किया था प्रोग्राम, है ना, 15 अगस्त को ही किया था जितना मुझे याद आ रहा है, हो गया वो प्रोग्राम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके चलो। अब सुने सर, आपने दो चीज सुनो, कि पानी में किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है आइडियल कंडीशन में, किसका नहीं होगा, किसका रिडक्शन होता है, किसका नहीं होगा। इसके लिए अब आपको बिल्कुल अलग पार्ट पढ़ा रहा हूं जो आपकी बुक्स में ठीक से नहीं मिलेगा। क्या है बेटा, आराम से सुनो। पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। तो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन याद कर ली होगी बेटा। सुनो आराम से, 2H2L कन्वर्टिंग इनटू 4H+ आयन प्लस हाफ O2
+4 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट होता है बेटा -1.23 वोल्ट। अब सुनना आप, मैंने सिखा रखा है कि जब आप नॉट लगाते हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड स्टेट्स में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और आयंस जो हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयन वो आपका 1 m होना चाहिए। ठीक है, तो 1 m का मतलब क्या है आपको समझना है कि जब H+ आयन की, अब ये डिफिकल्ट पार्ट है, आराम सुने समझ में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों के अलावा जो टीचर्स क्लास लेक्चर को सुनते हैं वो भी ध्यान सुने और बच्चों को इस चीज को सिखाएं कि ये जो पार्ट चल रहा है इसको देखो। पहले नॉड का मतलब है आयन की कंसंट्रेशन 1 m है। ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बातें कर रहे हैं अपन किस टेम्परेचर पे करते हैं। एंटायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे साइंटिस्ट ने कहां पर बनाई है बेटा, 298 केल्विन पर बनाई है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं और गैस का प्रेशर 1 बार लेते हैं। अब इसमें इसको ऐसे देखो आप कि आप अगर इसकी नस्ट इक्वेशन बनाए मान लो, तो देखो इसको देखो, ई नॉट EOP ऑफ वाटर, ई नॉट OP सामने देखो -0.0591 डिवाइड बाय 4 लॉग, गैस का प्रेशर 1 बार मान रहा हूं मैं। ठीक है, आयन की कंसंट्रेशन अपर का चेंज करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। देखो अभी लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की पावर 4। ठीक है, बाकी तो वाटर है। अब इसको देखकर आपको समझ में आएगा, यहां 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और माइनस लॉग H+ को हम pH बोलते हैं। तो EOP जो है मेरे बच्चों वो कितना हो जाएगा, -1.23 प्लस 0.0591 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए, तो आपके सॉल्यूशन की जो pH है वो आप यहां रख दो, उसके हिसाब से आंसर आएगा। कल को मान लो IIT JEE ने यही पूछ लिया कि आप तो मेरे को pH 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के बताओ। तो आप जब बात करते हैं 1 m कंसंट्रेशन की सर, तो 1 m कंसंट्रेशन पर तो खैर आप समझते हैं टर्म 0 हो जाएगी। तो EOP आपका E नॉट OP के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, एट pH 0। pH 0 का मतलब बेटा H+ n कितना है, 1 m। तो हमारे पास वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा -1.23 वोल्ट। आइडियल सिचुएशन है। H+ आयन की कंसंट्रेशन मेरे बच्चों 1 m ले रखी है, pH 0 है, pH क्या है 0, तो वो आपको आता है pH 0 पर EOP आपका E नॉट OP के बराबर ही होता है, -1.23 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपने pH चेंज की मेरे बच्चों, तो अगर आप pH चेंज करोगे तो आप जानते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने पढ़ा हुआ है क्या बेटा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW होता है, और वो होता है 14। क्या होता है, 14 पढ़ा हुआ है। तो सॉल्यूशन की मैक्सिमम pH जो है वो 0 से कहां तक जा सकती है, 25 डिग्री 14 जा सकती है। तो आप इसमें एक्सट्रीम पर जाकर जिस भी pH पर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यहां pH रख देना। फर्स्ट क्लास JEE मैंने एडवांस में आए हुए क्वेश्चन में आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इस नस्ट इक्वेशन से निकाल लोगे। 2, 3, 5, 10 जो दे दे यहां रख देना। मान लो 14 पे निकाल रहे हो, तो एक्सट्रीम केस क्या आ गया, pH 14। pH 14 पर अब नस्ट इक्वेशन लग रही है, ये वैल्यू फिक्स है बेटा। अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस माइनस में जोड़ो, तो ये pH 14 पर हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर है ये ऑलमोस्ट -0.4 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, -0.40 वोल्ट आएगा ये। तो pH 0 का मतलब आइडियल कंडीशन, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन हाईली बेसिक ले रखा होगा तो pH 14 जा सकता है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम ये आएगा, और मिनिमम तो दिख ही रहा है आपको, ये 2 वैल्यूज हैं। इससे क्या है, हमको आइडिया लग जाता है एज ए इंजीनियर कि किस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट पर ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा। अब सामने देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
-0.4 वोल्ट से ज्यादा है, वो पानी में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस है, जो भी कोई भी कैटायन है, कोई भी सब्सटेंस है, वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा। जिसका एसओपी -1.23 से कम होगा, पानी कंपटीशन में जीत जाएगा, क्योंकि जब आप किसी आयन को सॉल्यूशन में मिलाओगे तो उसका कंपटीशन वाटर से होगा। तो जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए बच्चों। तो अब क्या होगा, इसमें हम दो चीजें बना रहे हैं कि हमारे पास इनॉड ओपी आ रहा है वाटर का -1.23 वोल्ट, और ईओपी हाईएस्ट आ रहा है -0.4 वोल्ट। ये कहां बात करी, एट pH 0। ये कहां बात की बेटा, HPH 14। तो इससे क्या है, हमें आइडिया लग जाता है कि पानी में कौन कौन सब्सटेंस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात, इसको अपन ऐसे लिखेंगे क्या, कि सर इफ एसओपी ऑफ सब्सटेंस, अभी जो भी सब्सटेंस है मेरे बच्चों, मेटल है, आयन है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कोई मेटल है, आयन है, गैस है, कोई भी हो, इफ एसओपी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन -0.4 वोल्ट, then oxidation of substance takes place. Then oxidation of substance takes place. ठीक, अगर आप मान लीजिए किसी सब्सटेंस का एसओपी, इफ एसओपी ऑफ सब्सटेंस exists between -1.23 वोल्ट टू -0.4 वोल्ट, तो कंपटीशन होगा बेटा वाटर के साथ उस सब्सटेंस का, जिसका उस समय आप नस्ट इक्वेशन सीख चुके हो, जिसका ओपी ज्यादा होगा सर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब अगर किसी सब्सटेंस का एसओपी, मान लो बेटा इन दोनों के बीच में है, मान लो किसी का एसओपी -1 वोल्ट है, तो उसका कंपटीशन वाटर से हो गया। तो अब उसका वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, वर्ड यूज करें, क्यों, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आयन की कंसंट्रेशन क्या ली, उसकी नस्ट इक्वेशन क्या, वो सब सीखा हुआ है अपन ने। तो हम उसका ईओपी निकाल लेंगे, जिसका ओपी ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर और इस लैंग्वेज में क्या फर्क आएगा, कि अभी आपने कहा था कि उसका ऑक्सीडेशन इससे ज्यादा था तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अगर उसका एसओपी इन दोनों के बीच में हुआ तो आप लिखो देन oxidation of substance is possible। अब इस बार पॉसिबल वर्ड यूज करो, क्यों, दोनों के बीच में कंपटीशन है। पिछली बार वाटर, आपकी स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में वाटर पिछली बार हार गया था, क्यों, इसका एसओपी ज्यादा था। तो जिसका एसओपी, अगर वाटर का एसओपी ज्यादा होएगा ही नहीं बेटा, 25 डिग्री पर हाईएस्ट वैल्यू है, तो किसी का भी एसओपी मान लो -0.1 वोल्ट है, 0 से ज्यादा वोल्ट है, 0 है, 0.1, 0.5, 1 वोल्ट है, वो आराम से पानी में ऑक्सीडाइज होंगे। और जिनके एसओपी इनके बीच में है, उनका और वाटर के बीच में कंपटीशन होगा। जिन कंसंट्रेशन पर आप सब्सटेंस को लेकर बैठे हैं, नस्ट इक्वेशन से उनका कंपैरिजन करते हैं इंजीनियर, जिसका ओपी ज्यादा होगा पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सब्सटेंस का जो एसओपी है, इफ एसओपी ऑफ सब्सटेंस is less than -1.23 volt, then oxidation of substance is not possible at standard states। अगर किसी सब्सटेंस का एसओपी मेरे बच्चों -1.23 वोल्ट से कम है, तो वाटर से तो कंपटीशन वो हार जाएगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है, वो कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होना चाहिए, आयन है तो कंसंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। तो अगर उसका एसओपी -1.23 वोल्ट से कम होगा तो निश्चित तौर पर उसका स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो तीन बातें होंगी, होगा, नहीं होगा, या पॉसिबल है। वही आपका एटीम होता है, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, या हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों के नंबर 2, 4, 5, 10% भी नहीं आते टेस्ट में, नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपके 12th क्लास 11th क्लास में मिलाते मिलाते भी अगर नंबर कहीं नहीं आ रहे हैं, तो जेई एडवांस रेयर चांस है, रेयर।
हो सकता है और एक होता होगा। तो भैया होगा तो एग्जाम के दिन जब तक पेपर, दोनों पेपर नहीं दिलोगे एडवांस के, आंसर की नहीं भर दोगे कंप्यूटर पे, तब तक सिलेक्शन नहीं है ना। तो लिख लीजिए। तो हम यहां से पता लगाते हैं कि पानी के अंदर किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, तो इससे पता लगा लेते हैं हम। तो ये फायदा है ज्यादा पढ़ने का, या और ज्यादा डिटेल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ये एडवांटेज एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है। लिख लिया भाई। इसके अलावा अब तुमको वाटर के रिडक्शन की, तो इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें मेरे बच्चों, क्या इसके अलावा आप जब जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करें जेई मेन के या शीट वगैरह में, तो ध्यान रखें किसी भी सब्सटेंस का एसओपी ज्यादा है, हायर या हाई वैल्यू ऑफ एसओपी। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हाई वैल्यू ऑफ एसओपी मतलब हायर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस का एसओपी ज्यादा है मेरे बच्चों, उसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। ऐसे सब्सटेंस जो जो इजीली ऑक्सीडाइज होंगे वो दूसरों को अच्छा रिड्यूस करते हैं, तो इनको बोलते हैं इस तरह के सब्सटेंस बहुत बढ़िया बेटर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स में आप जानते हैं जो सब्सटेंस इजीली ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी आपको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम में मान लो आपको सेलेक्ट करना है, 3-4 सब्सटेंस के एसओपी दे रखे हैं, तो जिसका एसओपी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसओपी, उसके लिए आप एग्जाम में कमेंट करोगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। क्यों? वो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा एग्जाम में, तो रेडॉक्स से भी लिंक हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा मेरे बच्चों सेम इसका यहां पे यूज कर लो, क्या हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी, तो इसका मतलब होता है हायर टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। ठीक है। इनको बोलते हैं हम ऐसे सब्सटेंस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मेरे बच्चों। और इनके लिए आप ऐसे लिखो, एग्जाम में अगर दे रखा हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसआरपी। आप जब भी एक्सरसाइज नंबर 2 या क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको अगर ई नॉट कम लगे, तो आपको शीट के अंदर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है मेरे बच्चों, वहां से ई नॉट की वैल्यू लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसआरपी, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको एग्जाम में 3-4 सब्सटेंस दे रखे और मालूम करना है सबसे अच्छा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो वो सब चीजें ऐसे निकलती है मेरे बच्चों, है ना। तो इनका ध्यान रखें। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके जेई मेन के अंदर, तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम में पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। बस एग्जाम में मालूम होना चाहिए कि -0.1 और -1 में कौन बड़ा है, 0.5 और 1 में कौन बड़ा है। ठीक है ना। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। सर मैं ड्रॉपर हूँ, आपके लेक्चर कर रहा हूँ, तो आपकी बुक सॉल्व करूँ या वाइब्रेंट की शीट? बेटा आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ बच्चों को कि ड्रॉपर बैच के बच्चों का टाइम कम होता है, तो उनको बोलता हूँ कि आप तो एक काम करा करो, केवल मेरी बुक सॉल्व कर लो, बिकॉज यू हैव लेस टाइम। तो ड्रॉपर बैच के बच्चे अगर मेरी बुक भी ढंग से सॉल्व कर लेंगे ना, तो उनका जेई काम हो जाएगा। सीधी सी बात है, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है।
हाँ मेरे बच्चे, एनोड पर जिसका ग्रेटर एसओपी होगा, यस, जिसका एसओपी ज्यादा होगा बेटा वो ऑक्सीडाइज होगा, वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक बात है। और कैथोड पर वो सब्सटेंस पहले डिपॉजिट होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा बेटा उसी का इजी रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। ठीक है, एकदम सही बात। अब तुम इसी तरीके से अगर चाहो तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पानी के अंदर किनका रिडक्शन इजीली हो जाएगा, किनका हो सकता है और किनका नहीं होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। अरे हाँ निमिष, बोल तो दिया। एनोड पर वो प्रोडक्ट बनेंगे जिनका, एनोड पर वो सब्सटेंस, ऐसे बोलो, एनोड पर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे जिनका एसओपी ज्यादा है, ठीक है। और कैथोड पर वो सब्सटेंस रिड्यूस होंगे जिनका एसआरपी ज्यादा है, ठीक है। सर मैंने आपकी बुक अमेजोन से खरीदी थी, वो डुप्लीकेट है, हैं? उसमें क्यूआर कोड नहीं है। अक्षत जैन बेटा ओल्ड एडिशन तो नहीं है वो, इसीलिए मैंने बच्चों को पहले थोड़ा बालाजी पब्लिशर के लिए ज्यादा बोला था। वो चेक कर लो, ओल्ड एडिशन तो नहीं है। ओल्ड एडिशन में अपना जो नया एडिशन है उसके अंदर तो होना चाहिए, पुराना में गड़बड़ मामला है भाई। अरे क्यूआर कोड नहीं, चिंता नहीं करो, तुमको जो 10-15 साल के क्वेश्चन मिलते हैं बेटा वो ओसी में, आईओसी में, पीसी में, सब में शीट में मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है ना। जिन बच्चों को डुप्लीकेट भी मिल गया मान लो गलती से मार्केट में, दुष्ट लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में यार, तो घबराओ नहीं। तुमको बेटा शीट में देखना, तुमको 10-15 साल के क्वेश्चन तो मैं वैसे भी दे रहा हूँ, हर शीट में तुम देखो 15-15 साल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे प्रॉब्लम आपको पीवाई क्यू के मिल जाएंगे इसमें, केमिस्ट्री के है ना, पीसी आईओसी ओसी तीनों सर आपको देंगे क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी। अब यार हिंदुस्तान में डुप्लीकेट बुक तो बेटा बुक बिकती है, बिहार झारखंड में तो मेरी बुक बहुत ज्यादा बिकती है डुप्लीकेट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन लोगों का कुछ इलाज नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, समझ रहे हो आप। पर आप सोचो ये भी तो कितनी मेरे लिए कितनी अच्छी बात है कि मेरी बुक की भी डुप्लीकेट कॉपी बेच रहे हैं बना बना के, और अब से नहीं बेच रहे हैं बेटे, बहुत साल हो गए, 15 साल से ज्यादा टाइम हो गया। ये लोग मानते नहीं हिंदुस्तान में यार, क्या कर सकते हैं। पता ही नहीं चलता कौन कौन प्रिंट करा रहा है, कौन कहाँ बेच रहा है। कोशिश भी किया पता लगाने का, रिपोर्ट्स भी कराई कुछ लोगों की, समझदार हो। चलो अब आओ मेरे बच्चों रिडक्शन ऑफ वाटर पे, ठीक है, किस पर? रिडक्शन ऑफ वाटर। रिडक्शन ऑफ वाटर में आप वही नेक्स्ट इक्वेशन लगा लो, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH-। इसका ई नॉट जो है मेरे बच्चों आरपी, वो -0.8274 वोल्ट आएगा, उसको आप रफली 0.83 वोल्ट मान लो, रफली, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट समझना है केवल। अब इस पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाए मेरे बच्चों, तो ई आरपी, ई नॉट आरपी ऑफ वाटर -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ओ एच माइनस एक्वस स्क्वायर, ठीक है। गैस का प्रेशर वही मान रहे, पी हाइड्रोजन 1 बार, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां 2 से स्क्वायर कैंसिल, आप बोलोगे ये भी ठीक है। ई आर पी क्या हो गया बेटा, -0.8274 वोल्ट प्लस 0.0591 और माइनस लॉग एच प्लस क्या बोलते हैं बेटा, पीओएच, ये लीजिए। अब इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, क्या, कि आप जब ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन 1 m लोगे, ठीक है, जब ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन मेरे बच्चों 1 m होगी, तो इसका मतलब पीओएच आपका 0 हो गया, इसका मतलब पीएच आपके सॉल्यूशन का 14 हो गया। आप बोलोगे ये भी सही है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल आपने बताया -0.83 वोल्ट अपन इसको बोल रहे हैं, ये किस पीएच पर है बेटा, ये है एट पीएच 14, क्या है, पीएच 14। अब जरूरत नहीं है कि आप हमेशा ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन 1 m लेके बैठे रहो। इस सिचुएशन में आपके ओ एच माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻14 जब होगी, तो वहां पर पीओएच 14 होगा, पीएच वहां 0 होगा। एक्सट्रीम पे जा रहा हूं मेरे बच्चों, एक्सट्रीम पे के जा रहे हैं क्योंकि आपको सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच और पीओएच का एडिशन कितना होता है बेटा? 14। ये सब अपन ने सब आयनिक में पढ़ा हुआ है। तो ये 14 होता है कहां पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाकर बातें कर रहा हूं। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप OH माइनस की कंसंट्रेशन को इतना कम कर दो कि पीओएच 14 हो या पीएच 0 हो, सॉल्यूशन हाईली एसिडिक हो गया, तो पानी का रिडक्शन पोटेंशियल, इस वैल्यू को पीओएच को 14 को मेरे बच्चों यहां रख दो। यहां रख के जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 0 वोल्ट। क्या आती है? 0 वोल्ट। किसी भी पीएच या पीओएच पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो नस्ट इक्वेशन से निकल जाएगा। बस ध्यान रखना, जब स्टैंडर्ड स्टेट होगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो उसको हम ERP या E0RP एक ही बात है। लेकिन जब स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, आप OH माइनस कंसंट्रेशन कुछ और लेना चाहते हैं, ले लीजिए। तो इस फॉर्मूले में रखकर आप पानी का RP निकाल सकते हैं। जिस भी पीएच पर आप निकालना चाहें, जिस भी पीएच पर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। निकाल लो। आप मान लो कोई बच्चा बोले से 7 पे निकाल लो, हाँ मेरे बच्चे 7 का मतलब न्यूट्रल वाटर होता है, यहां 7 रख दे, तेरे पास ERP आ जाएगा वाटर का। एक बच्चा बोले 10 पे निकाल लूं, 10 पे रख दे बेटा, पीओएच की वैल्यू रखो और वाटर का RP निकाल लो। तो वाटर का RP मैक्सिमम है 0 वोल्ट, देख रहे हो आप, ये मैक्सिमम जा रहा है, इधर ये आपका मिनिमम जा रहा है। तो इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने में और हेल्प मिलेगी। क्या? ऐसे सब्सटेंस जिनको आपने पानी में पटक दिया रिडक्शन के लिए, ऐसे आयन जिनको आपने पानी में पटक दिया है, अब आप बात करना चाहते हैं उनके रिडक्शन की, तो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा बेटा वो कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका एसआरपी 0 वोल्ट से ज्यादा होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका एसआरपी 0 वोल्ट से ज्यादा होता है वो पानी में रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे एसआरपी जिनका एसआरपी वाटर में -0.83 वोल्ट से कम होगा वो पानी में स्टैंडर्ड स्टेट पर रिड्यूस नहीं होंगे। जिनका एसआरपी इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि यहां पर पीएच क्या हो गया बेटा? यहां पर हो गया पीएच 0। आपके सॉल्यूशन की पीएच तो 0 से 14 ही चलेगी। तो किसी भी सब्सटेंस का एसआरपी अगर 0 से -0.83 वोल्ट के बीच में होगा तो उसका रिडक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल वर्ड यूज करें वहां पर, ठीक है ना? कौन है? राज, गॉड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड सोडियम सर। नहीं 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 बेटा, मैं ऐसे मत लिखा करो, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। नो बेटा नो, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है हिंदुस्तान में। मेरे जो बच्चे हैं, या ऐसे बोलिए मेरे सो मैनी स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों ने या कई लोगों ने मेरे नोट्स यूज़ किए हैं, कई लेक्चर सुन के सीखे हैं। दैट्स वेरी गुड, ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बट ये कि हाँ, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे ख्याल से 1500 तो होंगे इंडिया में, लगभग बहुत जगह पढ़ा रहे होंगे। नहीं, बहुत जगह नीट पढ़ा रहे हैं, कोई IIT पढ़ा रहा है, ये उनकी इच्छा है, चॉइस है। दैट्स वेरी गुड, ये गॉड का ब्लेस होता है ना। भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ ये अच्छा लिखा है आपने, आपके लेक्चर देखकर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, ये बात सही है। मुझे खराब लगता है गॉड ऑफ OC, गॉड ऑफ IOC, गॉड ऑफ PC, गॉड ऑफ फिजिक्स, क्या बकवास है यार। अरे यार, भगवान बहुत अलग चीज होती है। कोई भी लेक्चर अगर सुनकर खुश हो रहा है तो एक बड़ी गलत बात है। क्यों? सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। हमारे पास नॉलेज जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा तो हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की सारी फिजिकल केमिस्ट्री मुझे आती है। नो, पूरी दुनिया की फिजिकल केमिस्ट्री अगर 100 है तो मुझे बहुत कम आती होगी, मैं सिंपल बोलता हूँ। हाँ, IIT JEE के हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, जो सिलेबस है, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अलग भी हो जाती है आपकी कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, ये आ गया मेरे बच्चों। अब लिखो साहब, इफ SRP of substance, if SRP of substance is greater than 0 volt, then reduction of substance takes place. Substance takes place at
स्टैंडर्ड स्टेट्स। हम जो भी सब्सटेंस है उसको स्टैंडर्ड स्टेट पर लेकर ही बात कर रहे हैं बेटा। इफ SRP of substance exists between -0.83 वोल्ट टू 0 वोल्ट, ठीक है, देन रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस, इज पॉसिबल। उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड स्टेट पर बिल्कुल पॉसिबल है मेरे बच्चों। और थर्ड, अगर आपने ये कहा कि इफ, ओ ये तो इसमें पी तो गायब ही हो गया, SRP अपने आप ठीक कर लेना बेटा, कहीं गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है, ओके। इफ SRP, अरे यार ये तो कलर ही चेंज हो गया मेरे बच्चों, आ जाओ ग्रीन भाई। इफ SRP ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन क्या लिखूं, -0.83 वोल्ट, देन रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस is not possible at standard states। ये लीजिए, ये अपने समझने के लिए IIT डायट इस पर क्वेश्चन नहीं करता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जिन सब्सटेंसेस के SRP पॉजिटिव हैं ये सब पानी में आराम से रिड्यूस होंगे, जिनके SRP 0 से -0.83 वोल्ट के बीच में उनका रिडक्शन पॉसिबल है सर। कैलकुलेशन करके देखना होता है, जिसका आरपी आधा निकलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। किसी का SRP अगर माइनस में जा रहा है, -0.83 वोल्ट से भी कम जा रहा है, तो अगर किसी का भी SRP -0.83 वोल्ट से कम जाएगा तो इसका मतलब है उसका पानी में स्टैंडर्ड स्टेट पर रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जैसे हमने SOP के लिए बनाए ऐसे ही SRP के लिए बना सकते हैं, है ना। ये चीजें मैंने स्टार्ट किया था लगभग, मतलब 23 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैंने लगभग 20 से 21 साल पहले स्टार्ट किया था इस तरीके से पढ़ाने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग तरीके से, इक्वेशन ली, नस्ट इक्वेशन निकाली, देखा करा समझा, ठीक है ना। तो ऐसे करके चीजें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे ना। हाँ कुछ लोग इलीगल वीडियो डाल देते हैं बेटा, ये बात सही कह रहा है, तो यूट्यूब पर डाल देते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते इससे। सारा ही बालाजी पब्लिकेशन की बुक ली थी अमेजन से, वो सारे, ये क्या लिखा है, कोलोरोस लॉ का, अरे कोलोरोस नहीं बेटा, कोलराश लॉ, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, वो कंडक्ट टेंस में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। ये आ गया मेरे बच्चों। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो मेरे बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का विधिवत समापन हो गया। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि गैल्वेनिक सेल भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी खत्म हो गया। टेस्ट के अंदर बता दूं मैं, सिलेबस में वो कुछ मिस प्रिंट हो गया था, छूट गया होगा मेरे से, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री भी आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पूरा जो 12th में पढ़ा है रेडॉक्स से लेकर सब आएगा, ध्यान रखें। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोल वगैरह वो आपको आने ही चाहिए, तो ये सब टेस्ट के अंदर आएगा। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर देता हूं जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं कि टेस्ट में गैल्वेनिक सेल तक दूंगा, बस टेस्ट में गैल्वेनिक सेल तक दूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्योंकि अभी पढ़ाया, ये खत्म ही हुआ है, ठीक है ना, तो मैं अभी आपके लिए एक रिबेट दे रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रॉब्लम अभी नहीं दूंगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो भी पढ़ा सब कुछ वो सब टेस्ट में आ सकता है, ठीक है, ओके। 2002 से पढ़ा रहे हो, हाँ बिल्कुल बेटा 2002 से पढ़ा रहे हैं, 2002 या 2001 के एंड से शुरू हो गया था, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, हाँ 2001 के एंड में 2002 से पढ़ा रहे।
ठीक है, बिल्कुल। आप तो 2002 में पैदा भी नहीं हुए थे। सही, ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब हम होमवर्क ले आओ मेरे बच्चों। होमवर्क मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दी थी मेरे बच्चों, ठीक है। और इसमें केवल मैंने आपको 1 से 14 क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए थे? 1 से 14। आपको कुछ क्वेश्चन इजी लगे होंगे, कुछ डिफिकल्ट लग सकते हैं। जिस भी प्रॉब्लम में हिंट चाहिए आप मेरी मदद ले सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, निकाल लो मेरे बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज नंबर 2 निकाल लो मेरे बच्चों। आराम से देख लो। इसके लिए आपका आयनिक भी थोड़ा बहुत आना जरूरी है। अगर बिना आयनिक के आपको दिक्कतें आएंगी गैल्वेनिक सेल में, मैंने पहले ही कहा था आयनिक पढ़ के रख लेना मेरे बच्चों। फिर आपको कई प्रॉब्लम काफी इजी लगेंगे। अब जिस प्रॉब्लम में मेरी हिंट चाहिए वो ले लो। 1 से 14 यही क्वेश्चन दिए थे बस मैंने। बताएं कौन सा बताऊं, कौन से क्वेश्चन में मैं आपकी मदद करूं? 9th, ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। कौन बच्चा है? नो डाउट। एक को 1 में दिक्कत आई, एक को 9 में दिक्कत आई। 1, 9, ठीक है। दोनों सुनो। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 में मेरे बच्चे, मैंने पहले रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर किसी बच्चे को कोई नॉड कम लग रहे हैं, कम दे रखे हैं, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाकर ई नॉड देख लेगा। शीट के अंदर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, वहां पे सारे नॉड दे रखे हैं, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है बेटा? एक तो आप डैनियल सेल बना रहे हो, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड ऑफ डैनियल सेल विद नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड। मतलब एक बार तो आप बेटा जिंक और कैलोमेल को मिलाकर गैल्वेनिक सेल बनाओ, एक बार कॉपर और कैलोमेल को मिलाकर गैल्वेनिक सेल बनाओ, डैनियल सेल बनाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है मेरे बच्चे की एसआरपी जो है नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड, नॉर्मल कैलोमेल इलेक्ट्रोड का आपको जो एसआरपी दे रखा है बेटा वो है -0.28 वोल्ट, ठीक है। नॉर्मल का मतलब सिखाया था मैंने क्लास में कि इसका ई आरपी इसके ई नॉट आरपी के बराबर हो जाएगा, ये भी सिखाया था। अब इसका एसओपी जिंक से कम है। जिंक का एसओपी कितना होता है बेटा? अगर आपको याद रहा हो तो ई नॉट जेड का Zn2 प्लस का होता है 0.76 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर का होता है बेटा Cu कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस, तो वो होता है -0.34 वोल्ट, ठीक है। अब इन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किए, ठीक है, ओके। Zn का दे रखा, कॉपर का नहीं दिया इन्होंने बस, है ना, केवल एक कॉपर, अच्छा पॉजिटिव 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 वैल्यू दे रखा है। कॉपर का कितना होता है बेटा? एक कॉपर का होता है -0.34 वोल्ट, एसओपी दे रखे हैं। या एसआरपी उल्टा लिख लो, एसआरपी लिख लो बेटा, तो इसका एसओपी, और या ऐसे लिख लो जो आपको ठीक लगे, नॉड रिवर्स कर देना, Zn2 प्लस का जेड माइनस में आ रहा है, तो आपको इससे समझ में आएगा कि अगर इसका, और इसको ऐसे लिख लो बेटा, ई Zn2 प्लस Zn -0.76 वोल्ट, ई नॉट Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट। तो अब सामने देखो, कॉमन सेंस लगाना, कैलोमेल से जब अटैच करोगे तो जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड बनना चाहिए। तो जिंक से जब अटैच करोगे तो इसका जो ई सेल बनेगा मेरे बच्चों, उसमें जिंक का एनोड बनना चाहिए, बिकॉज उसका एसओ भी बहुत अच्छा है, उसका एसआर भी बहुत अच्छा है। तो ये हो जाएगा पहले सेल के अंदर, फर्स्ट सेल बना रहे हैं अपन, फर्स्ट सेल के अंदर मेरे बच्चों E1, फर्स्ट सेल के अंदर E1 में जब आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा ई Zn2 प्लस EOPLHS प्लस ERPRHS प्लस E, ठीक है ना। आपको दे रखा होगा ये ई नॉट निकालो, तो ई नॉट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई नॉट ये हो जाएगा बेटा, कैलोमेल पढ़ा था याद है, Cl माइनस
Hg2Cl2Hg, ये लो, ये वैल्यू एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट दे रखी है मेरे बच्चों। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मल कैलोमेल दे रखा है, जिंक का भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको सामने वाले ने वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चों, टू डिफरेंट अरेंजमेंट, जिसमें इन्होंने अपने को जिंक कॉपर की वगैरह के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं दी, बस नॉर्मल की कैलोमेल वेलोमेल की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको नॉड नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं, आप E1 निकाल लें। E1 कैसे निकल जाएगा बेटा, सामने वाले ने दे रखा है E1 का वैल्यू, ये है 1.082 वोल्ट। दूसरा, जब आप इसको कॉपर से अटैच करोगे बेटा, तो कॉपर से अटैच करोगे तो E2 निकाल लो। E2 में ध्यान रखना कैलोमेल एनोड बनेगा और कॉपर कैथोड बनेगा। तो कैलोमेल एनोड बनेगा तो Hg Hg2Cl2 और ये आपका Cl माइनस प्लस E नॉट या ECU2 प्लस Cu, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो एनोड बनेगा, ठीक है। तो आपके पास E1 E2 दे रखे हैं बेटा, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो इससे क्या कैलोमेल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये E अपोजिट जाएंगे, एक बार OP एक बार RP है, ठीक है। तो आप जोड़ दोनों को, तो E1 प्लस E2 सीधा क्या बन जाएगा, E ऑफ Zn2 प्लस प्लस E नॉट या ECU2 प्लस Cu, ये देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। E2 आपको दे रखा है मेरे बच्चे इसने 0.018, ये दे रखा है 1.082, दोनों को ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार कैलोमेल एक तरीके से रेफरेंस रिलेटेड हो गया, एक बार वो कैथोड है एक बार वो एनोड है, दोनों को जोड़ दीजिए E1 E2 को, कैलोमेल कैंसिल हो जाएगा, जिंक और कॉपर से मिलकर नया डेनियल सेल बन जाएगा, जिसका E1 प्लस E2 करने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, खत्म हो गया, एक 1 हो गया, एक 7 और एक 9 और है, ठीक है 7 भी ले लेता हूं भाई किसी बच्चे का। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है बेटा, MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस प्लस 4H2L, और आपको इसका E नॉट भी दे रखा है, ये भी चाहिए सर, ओके। और ये 0.06 दे रखे हैं, डेटापन जो दे रखे हैं यूज कर लेना। अब देखिए इसका जब मैं RP निकालूंगा, MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस, तो E नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस आपको दे रखा होगा बेटा, इन्होंने दे रखा है, ये वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1.5 वोल्ट, आराम से देख लीजिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ बेटा, माइनस 0.0, इन्होंने इसको 6 दे रखा है, 0.06 डिवाइड बाय n का वैल्यू 5 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8। यही है मेरे बच्चों, देख लीजिए आराम से देख लो, है ना। अब आपको इन तीनों आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, Mn2 प्लस MnO4 माइनस और 8H प्लस 8 प्लस की पावर 8। अब क्या दे रखा है बेटा, देखो इसमें शुरू में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ये 0.1 और H प्लस आयन दे रखा है मेरे बच्चों 0.8 M, बहुत बढ़िया। अब तुमको समझना है प्रॉब्लम, जेई एडवांस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। तुमने इसमें मिलाया Fe2 प्लस, Fe2 प्लस मिलाओगे बच्चों तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, Fe2 प्लस मिलाओगे तो वो Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Fe2 प्लस जब ऑक्सीडाइज होगा तो MnO4 माइनस मेरे बच्चों रिड्यूस होगा, आप बोलोगे हाँ सर होगा। तो MnO4 माइनस जब Mn2 प्लस में रिड्यूस होने लगेगा, तो ये सामने वाले की जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है बेटा उसने, विच वॉज ट्रीटेड विद 90% of the Fe2 plus necessary to reduce all the MnO4 minus to Mn, Mn2 plus लिख रहा होगा, Mn2 plus
इसको इसमें कंप्लीटली कन्वर्ट होने के लिए जितना Fe2+ मिलाना चाहिए था आपने उसका 90% मिलाया। इसका मतलब 10% ये रिएक्शन अभी बचनी चाहिए। ध्यान रखे Fe2+ तो मर गया, वो तो लिमिटिंग एजेंट है, लेकिन वो जाने से पहले इसका 90% कंज्यूम कर गया। अगर आप इस रिडॉक्स में इसको कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो रिएक्शन बचेगी क्या? कद्दू। तो आपको ही समझना है कि Fe2+ जब फिनिश हो जाएगा तो एज पर गिवन वो रिड्यूस, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो इसका 90% वो रिड्यूस कर देगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 10% बचना चाहिए, तो ये 0.1 माइनस एक्स, 0.8 माइनस 8x, यहां क्या लिखोगे x, वेयर, अब ये समझ में आना चाहिए, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 90% ऑफ 0.1। 0.1 का 90% का मतलब है 0.09m, समझे? तो उससे क्या होगा मेरे बच्चे, ये जो वैल्यू है अब ये आएगी 0.01m, ये आएगी बेटा 0.08m। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा, आराम से चेक कर लीजिएगा, और ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 0.09। तो Fe2+ को जो ऐड किया वो तो फिनिश हो गया, लेकिन एज पर गिवन MnO4- को रिड्यूस करने के लिए जितना चाहिए था उसका 90% आपने ऐड किया था, तो 10% ये आपका MnO4- बचेगा। तो 10% बचेगा तो 90% बनेगा। तो अब आप इन वैल्यूज को यहां रखकर आंसर निकाल सकते हैं। ये दे रखा बेटा 1.5, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बजरंग बली की जय। तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है बच्चों के लिए, वो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। एक बच्चा पूछा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है। नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है मेरे बच्चे, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। उसमें आप क्या करेंगे, 31 से लेकर 50 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बस 31 से 50। शीट एक्सरसाइज 1 ओनली, बस इतना काफी है। ठीक है, तो ये कर लेना। अब मैं पीछे आता हूं, तो अपने पास एक क्वेश्चन और रह गया था किसी बच्चे का 9। ठीक है बेटा, तो ये भी लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या है बेटा, नाइन क्वेश्चन आपका आयनिक पर बेस्ड है। क्या होगा बेटा, ई सेल पहले पढ़ा हुआ है। ई सेल क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये होता है 0.06 डिवाइड बाय 1, क्लास में पढ़ा रखा है। पीएच एलएचएस माइनस पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आरएचएस, या फिर और ई सेल ऐसे भी कर सकते हैं 0.06 डिवाइड बाय 1 लॉग H प्लस आयन RHS डिवाइड बाय H प्लस आयन LHS, ऐसे भी कर सकते हो बेटा, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपके पास LHS दे रखा है 1m, ये 1m दे रखा है, लेकिन आपको H प्लस आयन RHS नहीं मालूम है। या ऐसे बोल लीजिए कि आपको पीएच एलएचएस तो मालूम है, लेकिन पीएच आरएचएस नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसके लिए अब आयनिक आना चाहिए भाई साहब। ओके, अब देखो ई सेल आपको दे रखा है मेरे बच्चों माइनस पॉइंट, चेक कर रहा हूं बेटा डेटा, -0.18 वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो यहां से अब आप समझदार हो, आपका H प्लस एन आर एच एस निकल गया। आप बोलोगे यस सर, नाउ वी कैन फाइंड H प्लस आयन आर एच एस, ये निकल गया मेरे बच्चों, सॉल्व कर लेना। अब आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आना चाहिए कि ये एनलीन का जो सॉल्ट है C6, इसको देखो C6H5NH3Cl, मेरे बच्चों पानी में क्या होता है, ये C6H5NH3 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1/32m आ गई, इसकी कंसंट्रेशन 1/32m आ गई।
फिर तुमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा होगा आयनिक में बेटा लास्ट ईयर, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो इसको बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कंसंट्रेशन 1/32 है बेटा, मतलब सी का वैल्यू आपको दे रखा है 1/32, कंसंट्रेशन मोलारिटी बोलते हैं बेटा। देखो तुमने यहां से राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन में कितना H प्लस होना चाहिए वो निकाल लिया बेटा। तो अब क्या करोगे, देखो C6H5 NH3 प्लस प्लस वाटर, ये बेस है तो किस में कन्वर्ट होगा, C6H5 NH2 एक्वस प्लस H3O प्लस आयन प्लस H3O प्लस आयन। अभी क्या हो जाएगा, C1 माइनस एल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पर अपन ने पढ़ा हुआ ऐसा आयनिक में, तो यहां लिखो भाई साहब एट इक्विलिब्रियम। अब देखो KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये लीजिए, या इसको आप चाहे ऐसे भी लिखते हैं सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। अब तुमने जो ई नॉट सेल दे रखा था मेरे बच्चों H3O प्लस बोल दीजिए या इसको सिंपल H प्लस बोल दीजिए, वो तो आपको पहले से ही मालूम है, आपने ई सेल से निकाला, ये देखो सामने, ये देखो पीछे देखो, ये निकाला आपने H प्लस एन, तो H प्लस एन RHS तो आ गया ना आपके पास, तो आपके पास H प्लस आयन जो है वो सी अल्फा के बराबर है। तो अगर किसी बच्चे को सी अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई, सी की वैल्यू 1/32 है, तो अल्फा भी निकल गया। आप बोलोगे यस सर, तो ये अल्फा निकल गया मेरे बच्चे, अल्फा निकल गया तो यहां वैल्यू पुट कर दो, KH भी निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये लो, और जो अल्फा है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये भी आयनिक पढ़ाया होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये लीजिए। तो यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकल, तो आयनिक और इलेक्ट्रो कॉम्बिनेशन जो मैं थ्योरी में आपको बोल रहा था वो आना चाहिए। अभी बिल्कुल बेसिक हाइड्रोलिसिस है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर फॉर्मूलिक टर्म में बात करोगे तो आपको याद होना चाहिए पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, तो सी अल्फा तो आपने पहले निकाल लिया बेटा, तो सी अल्फा निकल गया, सी 1/32 दे रखा है तो अल्फा निकल जाएगा, तो ऐसे करके अल्फा भी निकल गया और KH भी निकल जाएगा। तो ये आयनिक पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन था जो आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों से, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हो सर तो आसान लगते हैं, हम करते तो मुश्किल लगते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, प्रॉब्लम क्या है राज, एक्सपीरियंस का फर्क है, नहीं जो तुम बोल रहे हो वो रियलिटी होती है, बट डिफिकल्ट लगेगा तभी तो IIT JEE ना यार बेटा। अगर हर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा फिर IIT एडवांस का तो मतलब ही खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो, हाँ इनको बोलूं बच्चों को। बच्चों एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो भी बच्चे क्लास करते हैं तो कल IOC की जो क्लास है टुमारो, ठीक है, याद रह जाएगा। नहीं वार बताओ तो बच्चे भूल जाएंगे, टुमारो मारो वार बताओ, वार क्या है, वार बताओ। वेनसडे, वेनसडे को IOC की जो क्लास है कल जल्दी है, वो 1:15 पर है मेरे बच्चों। जो ना देख पाए वो रिकॉर्डिंग देख लेना। IOC की जयसवाल सर की जो क्लास है, जो बच्चे रेगुलर अटेंड करते हैं, कल क्लास 1:15 बजे होगी, अगर नहीं कर पाए तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये स्पेशल अनाउंसमेंट था आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा 1 से 14 में जो भी बच्चों ने डाउट पूछे, 3 डाउट आए थे, मैं तीनों के तीनों बता दिए, ठीक है। हाँ सर देख लेता अनाउंसमेंट, बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप 3 डाउट पूछे, तीनों बता दी 14 में से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप केवल एक्सरसाइज नंबर 1 की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करके ले आना, ठीक है ना। बस इतना ही काफी है, जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 का होमवर्क दिया है आप आराम से इसको कर लाना मेरे बच्चों, इतना काफी है। ये इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, आपसे आराम से हो भी जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा। अब हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेपरेट पार्ट बचा है बच्चों, वो है गैल्वेनिक सेल। तो हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, फिर आएगा बाद में कंडक्टेंस। लेकिन एक पार्ट और बच रहा है, वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो है टाइप्स ऑफ बैटरीज का बेसिक आइडिया दूंगा, ताकि बैटरीज पर कोई बेस प्रॉब्लम आए तो आप उसको हैंडल कर पाए।
फ्यूल सेल पढ़ना जरूरी है आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो पार्ट कवर कर लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कंडक्टेंस लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, जय हिंद। ठीक है बच्चों।